हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। आप लोग बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर क्वेश्चंस को डिस्कस करें, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, द लो इनकम इकोनॉमीज आर समटाइम रेफर टू एज। अब हमें बताना है जो लो इनकम इकोनॉमीज हैं उसको हम किस नाम से जान सकते हैं। फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो लो इनकम इकोनॉमीज वाली कंट्रीज होती हैं उसको थर्ड वर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज विच हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। यानी कि हमें बताना है कि ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू से कंसर्न होती है, उसका इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, या फिर फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिस्कल पॉलिसी की। आप ये याद रखिए, फिस्कल पॉलिसी की बात होगी तो वहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की बात की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू दोनों की ही बात की गई है। और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट की बात की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CII स्टैंड्स फॉर, यानी कि CII का क्या मतलब है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, क्लासेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या फिर सिविलियन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स, CII की जो फुल फॉर्म होती है उसको कहा जाता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। डैश इज कंसर्न विद द विड्रॉल ऑफ स्टेट फ्रॉम एन इंडस्ट्री और अ सेक्टर पार्शियली और फुल्ली। यानी कि आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक उद्योग के क्षेत्र में राज्य की वापसी के साथ संबंध है, तो उसको क्या कहेंगे। लिबरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, या फिर ग्लोबलाइजेशन। तो फ्रेंड्स, इसको कहा जाता है, अगर हम बात करें तो प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इंडस्ट्री या सेक्टर को सारी चीजें प्रोवाइड करा दी गई हैं, फिर वो चाहे फुल पार्शली हो या फुल्ली। तो ये प्राइवेटाइजेशन राइट आंसर होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ये है कि विड्रॉल कर लिया है स्टेट का इंडस्ट्री ने। अब इंडस्ट्री उस पर सारे वर्क करेगी, जो भी डिसीजंस लेने हैं वो एक इंडस्ट्री या सेक्टर लेगा, यानी कि उस चीज को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द रंगराजन कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन PSE, यानी कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो देखिए 1990, 1991, 1993 या 1996। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 1993। 1993 में रंगराजन कमेटी बनाई गई थी, और इसका काम था जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनके डिसइन्वेस्टमेंट पे वर्क करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। The Government of India constituted a Public Sector Disinvestment Commission ऑन, या हमें बताना है जो पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो कब किया गया था। 15 मार्च 1991, 23 अगस्त 1993, 23 सितंबर 1993, या फिर 6 मई 1994। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, जो कि है 23 अगस्त 1993 को। भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब यहाँ पे हमें बताना है जो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है वो किसको रिप्लेस करके आया था। फेरा, MRTP, पोटा, या नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आपको पता होगा। इसकी फुल फॉर्म सारी आपको कॉमेंट सेक्शन में बतानी है। तो यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो कॉम्पिटिशन एक्ट आया था MRTP को रिप्लेस करके, क्योंकि MRTP में बहुत सारी ऐसी कमियां थी जिसके थ्रू जो फेयर इंडस्ट्री में जो भी कंपटीशन हो रहा था वो फेयर तरीके से नहीं हो रहा था। तो कंपटीशन को और भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए और भी ज़्यादा उनको इनकरेज करने के लिए कंपटीशन एक्ट लाया गया, जिससे कि सारी चीज़ें फेयर तरीके से चलती रहें। ठीक है, तो यहाँ पे कंपटीशन एक्ट ने रिप्लेस किया MRTP एक्ट को। नेक्स्ट है, कंपटीशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन द ईयर। अब हमें बताना है कंपटीशन एक्ट कब आया था। जून 2002, दिसंबर 2002, जनवरी 1999, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए कंपटीशन एक्ट की बात करें तो ये आया था दिसंबर 2002 में। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी रिकमेंडेड द इनेक्टमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। अब इसमें बताना है कौन सी कमेटी कॉम्पिटिशन एक्ट है उसको बनाने की सिफारिश करी थी। हाई लेवल कमेटी ऑन कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ, अ कमेटी ऑन लॉ एंड ऑर्डर, सेंट्रल कमेटी फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बात करें कॉम्पिटिशन एक्ट की, तो देखिए यहाँ पे नाम से भी हमें पता चल रहा है इसके लिए हाई लेवल कमेटी अपॉइंट की गई थी कॉम्पिटिशन पॉलिसी एंड लॉ की। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसने हेल्प करी थी, सिफारिश करी थी कि कॉम्पिटिशन एक्ट लाया जाए। नेक्स्ट है विच पॉलिसी इज कंसर्न विद रेजिंग रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड डिसाइडिंग ऑन द लेवल एंड पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर। यानी कि हमारी कौन सी पॉलिसी है जो कि हेल्प करे कंसर्न होती है रेवेन्यू को रेज करने में टैक्सेशन के थ्रू, या फिर जो एक्सपेंडिचर है उसके पैटर्न के लेवल को डिसाइड करके। कौन सी पॉलिसी ये बताती है हमें, मॉनेटरी, फिजिकल, कैश, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, अगर रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों की बात हो रही है, पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, रेवेन्यू की बात हो रही है, तो वहाँ पर आएगी हमारी फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फिजिकल पॉलिसी हमारी हेल्प करती है जो हमारा रेवेन्यू है वो किस तरह से हम रेस करें, फिर वो चाहे टैक्सेशन के थ्रू हो सकता है या फिर एक्सपेंडिचर का जो हमारा पैटर्न है उसको इंक्रीज करके, या फिर क्या पैटर्न होना चाहिए इसके बेसिस पर ये डिसाइड करती है कि हम अपने रेवेन्यू को किस तरह से रेस कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने के लिए जो पर्सन होता है वो कौन पर्सन जिम्मेदार होता है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये आप सबको इसका आंसर पता होगा। जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वही रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल जो वो हमारा जो बजट होता है, यूनियन बजट जिसको बोलते हैं, वो संसद में प्रेजेंट करते हैं। तो वो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर, फाइनेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज कंसर्न विद ऑल करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि प्रशासन पर सरकार के सभी मौजूदा खर्चों से चिंतित होते हैं। किससे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर नन। तो हमें बताना है जो भी हमारे करंट एक्सपेंडिचर होते हैं सभी गवर्नमेंट के, वो किससे कंसर्न होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वो हमारे सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट की बात की जा रही है और करंट एक्सपेंडिचर सारे हमारे रेवेन्यू से कंसर्न होंगे। ठीक है, और अगर करंट नहीं होते तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते थे, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया इन। अब जो प्लानिंग कमीशन है वो इंडिया में सेटअप की गई थी कब, 1950, 1951, 1947, या फिर 1952। तो प्लानिंग कमीशन की बात करें तो फ्रेंड्स ये सेटअप की गई थी 1950 में। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, तो इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है उस टाइम जो भी पर्सन एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। अब जो हमारे एनडीसी के प्रेसिडेंट हैं वो है नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट है द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान इज रिगार्डेड। यानी कि तीसरे और जो हमारे चौथे 5 ईयर प्लान जो थे उसके बीच में जो इंटरवेनिंग पीरियड था उसको क्या नाम दिया गया था, प्लान पीरियड, प्लान हॉलीडेज, प्लान डेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो भी इंटरवेनिंग पीरियड था उस टाइम के बीच में वहाँ पर इसको नाम दिया गया था प्लान हॉलीडेज। ऑप्शन ए भी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान। यानी रोलिंग प्लान जो है उसका कॉन्सेप्ट किस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में आया था, आपको ये बताना है, या किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट, मनमोहन गवर्नमेंट, वाजपेयी, जनता, या फिर राव। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 ईयर प्लान पढ़े हैं तो आपने इनको भी पढ़ा होगा, रोलिंग प्लान को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है गेट वाज बोर्न इन इंडिया। अब गेट का जन्म कब हुआ था आपको ये बताना है, 1948, 1945, 1947, या फिर 1950। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1948। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्रेडिसेसर ऑफ डब्ल्यूटीओ। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो उसका प्रेडिसेसर, या फिर ये कहें उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम क्या था।
गेट, IMF, ADB या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ए, गेट था उसका नाम, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी, जो आपस में कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड करती थी, तो किसी कंट्री के लिए कोई पॉलिसी लगाई जाती थी और कुछ कंट्रीज के लिए कोई और, यानी कि हर सबके लिए, सब कंट्रीज के लिए अलग अलग नॉर्म्स थी, अलग अलग कंडीशंस थी। तो इससे ना जो वीक कंट्रीज होती थी उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए WTO आया। WTO में चीज़ को लिबरल किया गया और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखी गई और एक वहाँ पे प्रोसीजर कहें या फिर हम ये कह सकते हैं नॉर्म्स बनाए गए, जिसके बेस पर कंट्रीज को ट्रेड करने में आसानी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर जो गेट जो है वो प्रीडिसेसर है WTO का। नेक्स्ट है इन विच ईयर WTO was formulated। अब WTO कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1995, 1948, 1991 या 1998? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1995 में WTO को फॉर्मुलेट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर। अब फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कब पास हुआ था? 1999, 1989, 2000 या फिर 1997? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1999। एक और चीज़ याद रख लीजिए, फेमा को रिप्लेस कर दिया गया किससे? इसको रिप्लेस किया गया फेरा से। ठीक है, नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे स्पेसिफिक पर्पस के क्रेडिट के लिए रेगुलेट की जाती है, रेगुलेशन का काम करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी की ब्रांचेस में भी ये हेल्प करती है। यानी कि हम एक तरह से बात करें तो जो भी हमारे स्पेसिफिक पर्पस हैं या उनकी जो ब्रांचेस हैं उनके क्रेडिट का रेगुलेशन करना किसका काम होता है? क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव कंट्रोल, बैंक कंट्रोल या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस की बात की जा रही है, तो यानी स्पेसिफिक पर्पस है तो सेलेक्टिव कंट्रोल होगा। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब हम कोई कंट्रोल करते हैं तो सेलेक्टिव कंट्रोल बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जा रहा है तो यहाँ पे राइट है सेलेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट है सेज स्टैंड्स फॉर। अब सेज जो है वो उससे क्या कहा जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, स्पेशली बैकवर्ड जोन या फिर नन? तो फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है डैश इज एन एक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डिटायरमेंट। यानी कॉमन डिटायरमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन करके रखना इकोनॉमिक पावर को, वो कौन सा एक्ट करता है? एडा एक्ट, MRTP, ILO या फिर फेरा? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की और रेगुलेट करने की, तो ये काम था MRTP का। MRTP यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया। अब वो क्या है वो आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज केम इन फोर्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था? 1985, 1986, 1999 या फिर 1989? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। यानी कि आर्थिक स्थितियों, आर्थिक नीतियों, आर्थिक औद्योगिक नीतियों और आर्थिक प्रणाली में मिलकर जो सारी चीज़ें काम करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर नन? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो किससे कंसर्न है? इकोनॉमी से कंसर्न है, कंडीशन पॉलिसी इकोनॉमिक से कंसर्न है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी सारे हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए जो वर्क करेगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और अगर इसकी जगह हमारा बिजनेस कंडीशन, बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, इकोनॉमी से कंसर्न है ये सारी चीज़ें, इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ। अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसका एग्जांपल है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दी? तो ये आप सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो कि ना तो प्लान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही कंट्रोल की जाती है और ना ही रेगुलेट की जाती है। ऑप्शंस है क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब तो यहाँ है कि फुल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। वहीं मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड में क्या होता है, थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और थोड़ा प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि उनको प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं कुछ सेक्टर्स। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या है, सब कुछ ओपन है, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर सारी चीज प्राइवेटाइजेशन में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जा रही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कौन सी एपेक्स बॉडी जो है वो वर्क करती है इंडिया में? प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए प्लानिंग कमीशन की बात करें, वो प्लान इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो वहां पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू। अब जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो हमें क्या बताता है? अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शंस, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल नहीं होता। लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लेस नहीं होता बल्कि मोर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होता है। लोअर इनकम एंड वर्ल्ड वाइड की भी बात यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज के साथ डील करेंगे तो हमारी इनकम क्या होगी, हाई होगी, लो नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये मोर इंटीग्रेटेड यानी सारी चीज़ों को मिलकर वर्क करता है और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की बारे में बताता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, सब कुछ ओपन है, आप किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी बिजनेसमैन के साथ, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री में जाके सेल कर सकते हैं। तो सब कुछ ग्लोबलाइज है, ठीक है, सब कुछ ओपन है आपके लिए, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स बिकॉज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसके लिए बेनिफिशियल है हमें ये बताना है। इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, ये हमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है। इट क्यूजन्स देम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन अदर कंट्री, ये हमारी जो भी अदर कंट्रीज में इफेक्ट, जो भी इवेंट्स के इफेक्ट्स होते हैं उससे हमें बचाता है। इट ओपन्स अप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए ओपन कर देता है न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज को। इट इंक्रीजेज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, ये हमारे लिए रिस्क को इंक्रीज करता है और अनसर्टेनिटी को भी बढ़ाता है। तो देखिए अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिशियल की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट ओपन अप्स न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारे लिए नए मार्केट ओपन हो जाते हैं। अब हम अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में सेल कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ अगर हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करेंगे तो वहाँ पर हम अपने जो एक्स्ट्रा हमने एक्सपेंसेस किए हैं उसको लगा के हम अपना जो नो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करके वहाँ सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारे लिए एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है। इससे हमारे हमको एक नया मार्केट मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस आज के पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन कैन ऑपरेट प्रॉब्लम फॉर बिजनेस बिकॉज। अब ग्लोबलाइजेशन कैन क्रिएट प्रॉब्लम। अब ग्लोबलाइजेशन किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है बिजनेस में? इट कैन रिजल्ट इन मोर कॉम्पिटिशन,
फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है इट इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू, अब यहाँ पे वल्नरेबिलिटी का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इसका मतलब होता है नाजुक। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड होते हैं वो समझ नहीं आते, तो इसका मतलब होता है नाजुक। टू पॉलिटिकल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी व्हेन ऑपरेटिंग अब्रॉड, इट मीन्स दैट दे कैन इंक्रीज प्राइस, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए इट इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू पॉलिटिकल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी व्हेन ऑपरेटिंग अब्रॉड। अब हम अपने बिजनेस को अब्रॉड में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इससे जरूरी नहीं है कि हमारी जो पॉलिटिकल रिस्क है उसको प्रॉब्लम हो या फिर कुछ किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आए, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो फंक्शनिंग है वो किस तरह से काम करे। अगर हमने प्लानिंग सही तरह से की है, सारी चीजें हमने बेटर तरीके से की हैं, तो इस तरह की रिस्क आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इट मीन्स दे कैन इंक्रीज प्राइस, ये भी जरूरी नहीं है कि वो प्राइस इंक्रीज करें। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है दे कैन, इट कैन रिजल्ट इन मोर कॉम्पिटिशन। वो कॉम्पिटिशन जरूर बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स सोचिए अगर आपकी कंट्री में पहले से 50 कंपनी है जो वर्क कर रही हैं किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक नेचर में, ठीक है, अब उसके 50 कंपनियों के बाद में बाहर से और कंपनियां आ रही हैं उसी नेचर की, तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। क्योंकि हर कोई ये सोचेगा कि अब हमने इस कंपनी के प्रोडक्ट ट्राई कर लिए, अब हम इस पे स्विच ओवर करके देखते हैं एक बार ये कोई प्रोडक्ट कैसा है। और मोस्टली स्टार्टिंग में इस तरह की कंपनियां जो होती हैं अट्रैक्ट करने के लिए अपने प्राइस को लो रख देती हैं या फिर कुछ ऑफर निकाल देती हैं, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। क्योंकि अब उनको उनके साथ भी कंपटीशन करना है, पहले सिर्फ 50 थी उन्हें आपस में कंपटीशन करना होता था, अब उनको उनके साथ भी कंपटीशन करना है, तो इससे क्या होता है, कंपटीशन हमारा इंक्रीज होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच बैंक इज कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू। अब इसमें से कौन सा बैंक बैंक ऑफ इशू कहलाता है, आरबीआई, एसबीआई, एडबीआई, आईसीआई। तो फ्रेंड्स सिंपल है इसका आंसर आरबीआई, क्योंकि ये सबको पता है आरबीआई हमारा बैंक ऑफ इशू की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरेटिकली व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑर्गन ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट ऑर्गन कौन सा है, द काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, द जनरल काउंसिल, द कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डब्ल्यूटीओ का, जो कि सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन विल बी एब्सेंट। अब इसमें ये बात की जा रही है किस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम है गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमारा एब्सेंट होता है, फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन। तो फ्रेंड्स हमको भी पता है सोशलिस्ट में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, फुल्ली होता है, और मिक्स्ड में हाफ होता है, पार्शली हम बोल सकते हैं। नन यहाँ पे ये ऑप्शन तो कट ही जाता है, लेकिन यहाँ पे फुल्ली बात की जा रही है, एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा फ्री मार्केट एंटरप्राइजेस। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट। अभी हमें यहाँ पे ये बताना है कि एक आर्थिक प्रणाली जहाँ उत्पादों के साधनों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर कॉमन इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज बाय स्टेट, यानी कि ये सारे काम क्या है, स्टेट द्वारा किए जा रहे हैं। यानी कि क्या है, स्टेट द्वारा किए जाएंगे, यानी सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सोशलिज्म। ठीक है, फुल्ली उसी के हैंड में है, स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया फॉलो डैश इकोनॉमिक सिस्टम। अब इंडिया जो है कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है, सोशल, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड या फिर नन ऑफ दिस। अगेन रिपीट क्वेश्चन है, ये सी इसका राइट आंसर है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया के बारे में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है इन डैश इकोनॉमिक सिस्टम देयर एग्जिस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। हमें वो इकोनॉमिक सिस्टम बताना है जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं, यानी कि पार्शली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और पार्शली उसमें प्राइवेट का। ठीक है, सोशल, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है हमारा मिक्स्ड। क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज याद रखिए, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। अब आप देखिए हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, इसलिए प्लानिंग कमीशन के भी फर्स्ट चेयरमैन कौन होंगे,
जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है When was the first industrial policy of India announced? अब जो इंडिया की फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कब अनाउंस की गई थी, हमें ये बताना है। अप्रैल 6 1948, अप्रैल 9 1948, मार्च 6 1948 या फिर अप्रैल 1947। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें जो फर्स्ट में इंट्रोड्यूस हुई थी वो हुई थी अप्रैल 6 1948 में। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर पॉलिसीज विच आर मेड टू गवर्न द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि हमें ऐसी पॉलिसी बतानी है जो कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड में हेल्प करती है, उसको कंट्रोल करने में या फिर उसको चलाने में, उसकी पॉलिसीज में सारे में वर्क करते हैं। मेनली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। एक्सपोर्ट पॉलिसी, इम्पोर्ट, एक्जिम या फिर नन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्जिम, क्योंकि इसका नाम ही जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को गवर्न करती है, उसकी सारी चीज़ों को ये लेखा जोखा रखती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है When was the EXIM policy announced for the first time? अब जो EXIM पॉलिसी है फर्स्ट टाइम कब अनाउंस की गई थी? 1947, 1985, 1991 या 1999 में? तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें EXIM पॉलिसी की तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बताना है EPZ का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन, एक्सटर्नल प्रमोशन जोन या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम EPZ की बात करें तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कंसर्न विद द ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। अब इसमें से कौन सी चीज़ है जो हमारी जो बिजनेस सोसाइटी के लिए एक बिजनेस की ड्यूटीज के बारे में बताती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, अथॉरिटी या नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें बताती है कि एक बिजनेसमैन की क्या ड्यूटी है सोसाइटी के लिए, यानी उसको अपने बिजनेस को रन करने के साथ साथ उसको सोसाइटी के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, ये हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है who and conducted the social audit in India for the first time। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो सोशल ऑडिट इंडिया में फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट की गई थी, किसने कंडक्ट की थी? JRD टाटा, बिरला, रिलायंस ग्रुप या फिर स्टेट बैंक। तो इसका देखिए राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए JRD टाटा। JRD टाटा ने सबसे पहले सोशल ऑडिट करवाई थी इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं Who is concerned with the presentation of union budget, यानी यूनियन बजट के जो प्रेजेंटेशन होती है उससे कौन कंसर्न होता है या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर या फिर होम मिनिस्टर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर। ये फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, ठीक है। ये आप सबको पता है, बहुत कॉमन था। तो आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।